नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे। ये विषय एसएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आज का भारत कैसे बना, किन प्रक्रियाओं से गुजरा। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम यूरोपीय शक्तियों के आने से लेकर 1947 मतलब आज़ादी तक की अहम घटनाओं पर नजर डालेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि मुख्य बातें बिल्कुल साफ और सरल तरीके से समझाई जाएं, ताकि तैयारी में मदद मिले। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। कि ये भारत में यूरोप की कौन कौन सी ताकतें आईं और कैसे आखिर में ब्रिटिश राज कायम हो गया। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो आधुनिक भारतीय इतिहास पर आधारित है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज मतलब आए तो सब। हाँ, सब आए, पर अंग्रेजों ने बाजी कैसे मारी, ये समझना है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी जी, धीरे धीरे पूरे भारत पर छा गई। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? पुर्तगालियों से। बिल्कुल। वास्को डी गामा 1498 में वो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा। अच्छा, कालीकट। वहां जामोरिन राजा थे, है ना? उन्होंने स्वागत किया। हाँ, स्वागत तो किया, लेकिन देखिए असल खोज थी एक नए समुद्री रास्ते की। क्यों? जमीनी रास्ते में क्या दिक्कत थी? वो ऑटोमन साम्राज्य का दबदबा था उस रास्ते पर, तो यूरोप को एक नया रास्ता चाहिए था। हाँ हाँ, और इसी चक्कर में वो कोलंबस भारत ढूंढते ढूंढते अमेरिका पहुंच गया था। सही कहा। तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया और यहीं कोचिन में उसकी मौत हुई 1524 में। उसके बाद और कौन आया पुर्तगालियों में? फिर आए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उनकी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब समंदर पर कब्जा रखो, हिंद महासागर में अपनी नौसेना सबसे ताकतवर बनाओ, जमीन से ज्यादा समंदर पर ध्यान दो। अच्छा, लेकिन भारत में पुर्तगाली शक्ति की असली नींव किसने रखी? वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा किया। गोवा, जो आजादी के बाद तक पुर्तगालियों के पास रहा? हाँ, वही। और अल्बुकर्क में सती प्रथा को भी खत्म करने की कोशिश की थी अपने इलाके में। ये दिलचस्प है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में, और सबसे आखिर में गए 1961 में गोवा से ऑपरेशन विजय के बाद। ठीक है। पुर्तगालियों के बाद कौन? डच। हाँ, डच आए नीदरलैंड से। उन्होंने मसूरीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली 1605 में। और फ्रांसीसी? फ्रांसीसी थोड़ा बाद में आए। उनकी पहली फैक्ट्री सूरत में खुली 1668 में। और फिर अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? हाँ, कंपनी बनी तो 1599 में थी, लेकिन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से उन्हें रॉयल चार्टर मिला। रॉयल चार्टर मतलब व्यापार का लाइसेंस? हाँ, एक तरह से भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का शाही फरमान और एकाधिकार भी। फिर वो जहांगीर के दरबार में गए? हाँ, पहले विलियम हॉकिंस पहुंचे 1608 में, फिर सर थॉमस रो 1615 में फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेने। सूरत में फैक्ट्री खोलने में दिक्कत हुई थी ना शुरू में? हाँ, पुर्तगालियों ने अड़ंगा लगाया था, तो अंग्रेजों ने पहले मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी फैक्ट्री खोली 1611 में। लेकिन सूरत में पक्की फैक्ट्री कब खुली? वो 1613 में खुल गई। तो यहीं से असली मुकाबला शुरू हुआ, पहले यूरोपीय ताकतों के बीच। बिल्कुल। सबसे पहले पुर्तगालियों से निपटे। 1612 में स्वाली की लड़ाई हुई। स्वाली सूरत के पास? हाँ, उसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, उनका नौसैनिक दबदबा कम हो गया। ठीक है, पुर्तगाली साइड हो गए। फिर डचों को हराया 1759 में बिदारा की लड़ाई। इसे चिंसूरा या हुगली की लड़ाई भी कहते हैं। अच्छा, मतलब पुर्तगाली और डच दोनों का पत्ता साफ। अब बचे फ्रांसीसी। हाँ, और फ्रांसीसी सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। उनके साथ तो लंबी जंग चली, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध, ये कितने हुए थे? 3। हाँ, 3 हुए थे। और मजे की बात यह है कि ये लड़ाइयां सिर्फ भारत में नहीं थी, इनकी जड़ें यूरोप और अमेरिका में थी। मतलब वहां ब्रिटेन और फ्रांस लड़ते थे तो यहाँ भी लड़ पड़ते थे। बिल्कुल। जैसे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन या 7 ईयर वॉर्स, उनका असर यहाँ दिखता था। कौन सा युद्ध सबसे निर्णायक रहा? तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो 1756 से 63 तक चला, वो निर्णायक था। उसी में वैंडीवाश की लड़ाई हुई थी ना, 1760 में? हाँ, वैंडीवाश की लड़ाई। इसमें फ्रांसीसियों की करारी हार हुई, उनकी कमर टूट गई भारत में। और फिर पेरिस की संधि हुई 1763 में। हाँ, पेरिस की संधि से ये तय हो गया कि भारत में अब अंग्रेजों का ही राज चलेगा, फ्रांसीसी बस कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए। तो यूरोपीय मुकाबला तो जीत लिया अंग्रेजों ने, अब बारी थी भारतीय शक्तियों की। सही।
उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे सूबे लगभग आजाद हो गए थे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर नजर डाली। हाँ, बंगाल बहुत अमीर सूबा था। वहां नवाब थे मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच क्या पंगा हुआ? टैक्स को लेकर और किलेबंदी को लेकर। अंग्रेज बिना इजाजत कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे थे, टैक्स भी नहीं दे रहे थे ठीक से। तो सिराज ने हमला कर दिया। हाँ, सिराज ने कलकत्ता पर हमला किया, फोर्ट विलियम जीत लिया। वहीं वो ब्लैक होल ट्रेजेडी वाली घटना भी बताई जाती है। अच्छा, फिर रॉबर्ट क्लाइव आया। हाँ, मद्रास से क्लाइव आया और उसने सिराज के सेनापति मीर जाफर के साथ साजिश रची। और नतीजा हुआ प्लासी की लड़ाई 1757। हाँ, पर ये नाम की लड़ाई थी, असल में तो ये एक धोखा था। सिराज की सेना लड़ी ही नहीं ढंग से, वो हार गया और मारा गया। और यहीं से अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो किंग मेकर बन गए। बिल्कुल, उन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया। वो कठपुतली नवाब था। लेकिन मीर जाफर भी ज्यादा दिन नहीं चला, फिर उसका दामाद मीर कासिम आया। हाँ, मीर कासिम थोड़ा काबिल था। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदली, अपनी सेना को सुधारा। अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया। तो मीर कासिम ने भी अंग्रेजों को चुनौती दी। हाँ, उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। और फिर हुई बक्सर की लड़ाई 1764। सही, इसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने इस तिकड़ी को हरा दिया। कहते हैं बक्सर की लड़ाई प्लासी से ज्यादा अहम थी। हाँ, क्योंकि ये मैदान में जीती गई लड़ाई थी, धोखे से नहीं। इसने अंग्रेजों की सैन्य ताकत साबित कर दी। और इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि 1765। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, हाँ, राजस्व वसूलने का अधिकार। यहीं से भारत की असली लूट शुरू हुई, कह सकते हैं। उन्होंने इजारेदारी सिस्टम भी शुरू किया। बंगाल के बाद अगला निशाना कौन था? मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान। हाँ, मैसूर ने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी। हैदर अली और फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने। कितने युद्ध हुए थे मैसूर से? 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए। टीपू सुल्तान चौथे युद्ध में 1799 में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। इसी दौरान वो सहायक संधि वाली चीज आई थी, वेलेस्ली की। हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि लेकर आया। ये बहुत चालाकी भरी नीति थी। क्या था इसमें? अंग्रेज किसी भारतीय राज्य की सुरक्षा की गारंटी लेते थे, बदले में उस राज्य को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। और उसका खर्चा भी वही राज्य उठाता था। हाँ, खर्चा भी वही राज्य उठाता था। साथ ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में रहता था और राज्य अपनी विदेश नीति भी अंग्रेजों को सौंप देता था। मतलब एक तरह से राज्य अपनी आजादी गिरवी रख देता था। सबसे पहले किसने मानी ये संधि? हैदराबाद का निजाम पहला था जिसने ये संधि स्वीकार की। अच्छा, मैसूर के बाद? मराठे। हाँ, मराठे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली से हारने के बाद मराठा शक्ति बिखरने लगी थी। आपसी झगड़े बढ़ गए थे। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। बिल्कुल। 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए, संधियां हुई सालबाई, राजघाट, मंदसौर। धीरे धीरे मराठा सरदारों को अलग अलग करके हराया और उनकी शक्ति खत्म कर दी। पेशवा का क्या हुआ? आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। तो मराठे भी गए। अब उत्तर पश्चिम में पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह बहुत ताकतवर शासक थे, शुक्रचकिया मिसल के। जब तक वो जिंदा रहे, मतलब 1839 तक, अंग्रेज पंजाब की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके साथ तो संधि भी हुई थी, अमृतसर की संधि। हाँ, 1809 में सतलज नदी को सीमा मान लिया गया था। लेकिन उनकी मौत के बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई, दरबार में साजिशें होने लगीं। और अंग्रेजों को मौका मिल गया। हाँ, 2 एंग्लो सिख युद्ध हुए। दूसरे युद्ध के बाद 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और वो कोहिनूर हीरा? हाँ, वो महाराजा दिलीप सिंह से ले लिया गया और उन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। लाहौर की संधि भी हुई थी। हाँ। अफगान युद्धों का भी जिक्र है, वो क्यों हुए थे संक्षेप में? वो दरअसल रूस के बढ़ते प्रभाव का डर था अंग्रेजों को। उन्हें लगता था कि रूस कहीं अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला ना कर दे। तो उन्होंने अफगानिस्तान में दखल दिया। हाँ, उन्होंने दोस्त मोहम्मद की जगह शाह शुजा को बिठाने की कोशिश की। इसमें उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। बाद में गंडमक की संधि हुई। तो ये थी पूरी कहानी। कैसे व्यापार करने आई एक कंपनी ने पहले अपने यूरोपीय कॉम्पिटिटर्स को हराया। हाँ, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, सबको। और फिर एक एक करके भारतीय राज्यों को
बंगाल, मैसूर, मराठे, सिख सबको अपने अधीन कर लिया। लड़ाइयां, संधियां, कूटनीति। बिल्कुल। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयां तो वाकई में टर्निंग पॉइंट थीं। उन्होंने अंग्रेजों को राजनीतिक ताकत बना दिया। और सहायक संधि जैसी नीतियों ने राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया। सही कहा। और ये भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय शासकों में उस समय एकता की बहुत कमी थी। वो आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने बखूबी उठाया। हाँ। हम 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले के भारत पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, मतलब उस दौर को समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि समझें कि 1857 से पहले क्या माहौल बन रहा था। चलिए देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जमीन से जुड़े जो इंतजाम थे उनकी बात करते हैं, क्योंकि लगता है कई समस्याओं की जड़ वहीं थी। हाँ बिल्कुल, ये भू राजस्व नीतियां बहुत अहम थीं। 3 खास सिस्टम्स दिख रहे हैं। पहला है स्थायी बंदोबस्त, मतलब परमानेंट सेटलमेंट। ये 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल और आसपास के इलाकों में लागू किया। हाँ, इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। और इसका असर ये हुआ, मतलब सीधा सीधा, कि जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया। वो ताकतवर हो गए। अच्छा। लेकिन किसानों पर लगान का बोझ अक्सर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अंग्रेजों की आमदनी तो कह सकते हैं फिक्स हो गई, पर किसानों की हालत कई जगहों पर बिगड़ गई थी। तो ये पहला सिस्टम था। दूसरा था रैयतवाड़ी। ये 1820 में मुनरो और रीड ने दक्षिण भारत में शुरू किया। हाँ, रैयतवाड़ी। इसमें सरकार सीधा किसानों से, मतलब रैयत से लगान लेती थी। सुनने में तो लगता है कि बिचौलिए नहीं थे, तो शायद बेहतर रहा होगा। हाँ, लगता तो है, पर असल में इसमें भी पेंच था। सीधा कांटेक्ट तो था सरकार का किसान से, लेकिन जो लगान की दरें थीं वो अक्सर बहुत ऊंची होती थी। अच्छा। और वसूली भी बड़ी सख्ती से होती थी। मतलब जरा सी फसल खराब हो जाए तो किसान बेचारा मुश्किल में फंस जाता था। समझ गए। और तीसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी। ये 1822 में मैकेंजी ने शुरू की और बाद में विलियम बेंटिक ने इसे उत्तर पश्चिम भारत और पंजाब में फैलाया। महलवाड़ी, हाँ। इसमें महल यानी पूरे गांव या गांव के समूह को एक इकाई माना जाता था लगान के लिए। तो मतलब पूरे गांव की जिम्मेदारी। हाँ, एक तरह से। अगर कोई एक किसान लगान नहीं दे पाया तो उसका बोझ भी दूसरों को उठाना पड़ सकता था। तो आप देखें, तीनों ही सिस्टम्स ने जमीन से जुड़े रिश्तों पर और लोगों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाला। और शायद इन्हीं दबावों का नतीजा था कि जगह जगह विरोध भी शुरू हुए। हाँ बिल्कुल, ये नीतियां असंतोष का बड़ा कारण बनी। जैसे 1855 का संथाल विद्रोह। राजमहल पहाड़ियों में सिद्धू और कान्हू ये नेता थे। हाँ, ये बहुत बड़ा विद्रोह था। आदिवासियों का गुस्सा था बाहरी लोगों, मतलब दीकू, और अंग्रेजी राज की नीतियों के खिलाफ। संथालों ने हथियार उठा लिए थे। और इससे पहले भी हुए थे। हाँ, इससे पहले, जैसे 1831 में छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था, बुद्धू भगत के नेतृत्व में। वो भी आदिवासी जमीन और उनकी पहचान से जुड़ा संघर्ष था। तो ये आदिवासी विद्रोह हुए, किसानों का भी गुस्सा था शायद। जैसे बंगाल में 1825 के आसपास ये पागलपंथी विद्रोह का जिक्र है, करमशाह और टीपू शाह। हाँ, पागलपंथी। ये एक तरह का धार्मिक सामाजिक आंदोलन जैसा था जिसने जमींदारों के जुल्म का विरोध किया था। अच्छा, और भी कई नाम हैं इसमें। हाँ, लिस्ट लंबी है। मोपला विद्रोह का भी जिक्र है। इसका पहला दौर 1836 के आसपास मालाबार, केरल में हुआ। मोपला। वहां मुस्लिम काश्तकारों ने जमींदारों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। फिर 1817 में ओडिशा का पाइका विद्रोह है। पाइका विद्रोह, हाँ। बख्शी जगबंधु विद्याधर। बिल्कुल। ये पारंपरिक योद्धा थे पाइका। उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं तो उन्होंने विद्रोह किया। और उत्तर पूर्व में असम में भी कुछ हुआ था। हाँ, 1828 में असम में अहोम विद्रोह हुआ। गोमधर कुंवर इसके नेता थे। हुआ ये था कि अंग्रेज बर्मा युद्ध के बाद असम से वापस नहीं गए तो अहोम राजवंश के लोगों ने विद्रोह कर दिया। और एक बहुत पुराना विद्रोह भी है, सन्यासी विद्रोह, 1764 के बाद बंगाल बिहार में। हाँ, ये तो काफी लंबा चला था, दशकों तक। मंजूषा, भवानी पाठक, देवी चौधरानी जैसे कई नेता थे इसमें। फकीरों और सन्यासियों का विद्रोह था ये। अच्छा, माइंड मैप में 2 और नाम हैं, नील विद्रोह 1859 और हो और मुंडा विद्रोह 1899। पर ये तो 1857 के बाद के हैं। हाँ,
तकनीकी रूप से बात कहें, पर इन्हें अक्सर इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है क्योंकि ये उसी प्रतिरोध की भावना को, उसी संघर्ष को जारी रखते हैं। अच्छा, मतलब वो कंटिन्यूटी दिखाते हैं। बिल्कुल। नील विद्रोह किसानों के शोषण के खिलाफ था और बिरसा मुंडा का विद्रोह तो आदिवासी अस्मिता और उनके अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। एक बात तो साफ हो जाती है कि अंग्रेजी राज की शुरुआत से ही ये जो अलग अलग भू राजस्व नीतियां आईं और उनका जो असर हुआ, उसके चलते 1857 से काफी पहले ही भारत के लगभग हर हिस्से में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अलग अलग समुदाय, हाँ, चाहे वो किसान हो, आदिवासी हो, पुराने सैनिक हो या धार्मिक समूह, वो सब ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ खड़े हो रहे थे। छोटे बड़े कई विद्रोह हुए। बिल्कुल। ये सब मिलकर ना 1857 के विद्रोह की एक ज्यादा गहरी और कह सकते हैं जटिल तस्वीर पेश करते हैं। वो विद्रोह कोई अचानक एक दिन में नहीं भड़का था। सही बात है। वो सालों से जो असंतोष सुलग रहा था, उसका नतीजा था। और ये सोचने वाली बात है कि ये जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समुदायों ने विद्रोह किए, क्या इनके बीच कोई अनदेखे धागे थे, कोई गहरे पैटर्न या कोई आपसी जुड़ाव भी थे जिन पर और गौर किया जा सकता है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये सवाल आगे की खोजबीन के लिए खुला है। हम 1857 के विद्रोह से जुड़े कुछ अहम दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, ये दस्तावेज हमें उस दौर को, मतलब उसकी उथल पुथल को समझने में काफी मदद करते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से समझें कि असल में हुआ क्या था, क्यों हुआ था और नतीजा क्या निकला। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर सुनने में आता है कि ये बस एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन ये दस्तावेज देखते हैं तो लगता है बात कुछ और है। हाँ, बिल्कुल सही। दस्तावेज तो साफ इशारा करते हैं कि ये सिर्फ फौजियों का गुस्सा नहीं था। इसके पीछे कई परतें थीं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और हाँ, सैनिक कारण भी सब जमा हो रहे थे। अच्छा। जैसे अंग्रेजों की वो विस्तार वाली नीतियां थीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो था ही। हाँ, वो गोद लेने वाली नीति वाला मामला। वही। और फिर वो सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि जैसी चीजें भी थीं। ये सहायक संधि क्या थी? सुना है इसने राज्यों को काफी कमजोर कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। बेसिकली इसके तहत राज्यों को अपनी फौज खत्म करनी होती थी, अपने ही खर्चे पर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और विदेश नीति भी अंग्रेजों के हाथ में चली जाती थी। तो एक तरह से राज्य अंदर से खोखले हो गए और ऊपर से भारी टैक्स, लगान और जो पारंपरिक उद्योग थे वो भी खत्म हो रहे थे। किसान, कारीगर सब परेशान थे। एक दस्तावेज में तो जिक्र है कि लगान वसूली इतनी सख्त थी कि किसानों को जमीनें छोड़नी पड़ जाती थी। बाप रे। और ये जो सामाजिक या धार्मिक मामलों में दखल की बात आती है, दस्तावेज कुछ कहते हैं इस पर? हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि जैसे सती प्रथा पर रोक लगी या विधवा पुनर्विवाह का कानून आया। हालांकि ये सुधार थे, पर कई लोगों ने इसे अपनी परंपराओं पर हमला माना। उनको लगा अंग्रेज उनका धर्म, उनके रीति रिवाज सब बदल देंगे। अच्छा, तो एक डर का माहौल बन गया था। बिल्कुल। और फिर ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी बढ़ रही थीं। उससे ये डर और पक्का हुआ। सेना में भी देखिए, भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था। वेतन कम, प्रमोशन नहीं, ये सब गुस्सा अंदर ही अंदर जमा हो रहा था। तो मतलब कई सारी वजह थी जो सुलग रही थी। फिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने एकदम से आग भड़का दी दस्तावेजों के हिसाब से? वो चिंगारी थी वो नई एनफील्ड राइफल के कारतूस। हाँ, वो चर्बी वाले कारतूसों की कहानी। वहीं दस्तावेज इस घटना का जिक्र करते हैं। अफवाह फैली या शायद सच भी था कि इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता है और उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब ये हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए धर्म भ्रष्ट होने वाली बात थी। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात होगी उनके लिए। बिल्कुल। इसने जो पहले से शक था उसे यकीन में बदल दिया और इसी के बाद 29 मार्च 1857 को बारकपुर में मंगल पांडे ने वो कदम उठाया। मंगल पांडे की घटना, और उसके बाद ये मेरठ से दिल्ली और फिर इतनी तेजी से बाकी शहरों तक कैसे फैल गया? हाँ, 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने बड़े पैमाने पर बगावत कर दी और सीधे दिल्ली चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, जो शायद खुद भी थोड़ा हिचकिचा रही थे, अपना नेता बना लिया। अच्छा, ये तो बड़ा सिंबॉलिक कदम था। बहुत बड़ा। और बस देखते ही देखते ये आग कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, आरा कई जगहों पर फैल गई। ऐसा लगा जैसे बारूद तैयारी था, बस चिंगारी चाहिए थी। और हर जगह फिर स्थानीय नेता भी सामने आए ना। हाँ। कानपुर में नाना साहब। हाँ, नाना साहब,
लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इन सब के अपने अपने कारण भी थे अंग्रेजों से लड़ने के। बिल्कुल, जैसे नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी, रानी लक्ष्मीबाई का राज्य छीना जा रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, बेगम हजरत महल अवध पर कब्जे से नाराज थीं, बिहार में कुंवर सिंह थे, बरेली में खान बहादुर खान। बहुत से लोग उठे। ये दिखाता है कि गुस्सा कितना फैला हुआ था। सिपाही, राजा, जमींदार, किसान, कारीगर सब थे इसमें। लेकिन हाँ, दस्तावेज ये भी बताते हैं कि इन सब नेताओं में आपसी तालमेल की थोड़ी कमी थी, कोई एक साझी रणनीति नहीं बन पाई। शायद इसीलिए इस पर इतनी बहस होती है कि इसे सिपाही विद्रोह कहे या पहला स्वतंत्रता संग्राम। दस्तावेज क्या नजरिया देते हैं? देखिए, दस्तावेज तो साफ दिखाते हैं कि ये सिर्फ सिपाहियों का मामला नहीं था, आम लोगों की भागीदारी बहुत जबरदस्त थी। तो इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना तो सही नहीं लगता। हाँ, बात तो सही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि ये पूरे भारत में एक साथ एक ही समय पर नहीं फैला। दक्षिण भारत काफी हद तक शांत रहा, पंजाब ने भी साथ नहीं दिया, नेतृत्व भी बिखरा हुआ था, सबके मकसद भी थोड़े अलग अलग थे। तो इसे पूरी तरह राष्ट्रीय कह देना भी शायद मुश्किल है। दस्तावेज एक मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। गुस्सा बहुत था, पर शायद वो एक संगठित राष्ट्रीय सोच अभी बन रही थी। तो फिर आखिर में हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? अंग्रेजों ने तो इसे दबा दिया। हाँ, अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, संगठन था, उन्होंने बड़ी क्रूरता से विद्रोह को कुचला। कई नेता मारे गए, कुछ को देश निकाला दे दिया गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा, सबसे सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, 1858 में सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। और अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में भी जरूर कुछ बदलाव किए होंगे इस झटके के बाद। बिल्कुल किए। महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई, उसमें भारतीय राजाओं को भरोसा दिया गया कि अब उनके राज्य नहीं छीने जाएंगे। लोगों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखल न देने का वादा भी किया गया। सेना को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें भारतीय सैनिकों का अनुपात कम करके यूरोपीय सैनिक बढ़ाए गए। जो तोपखाना वगैरह था वो पूरी तरह उनके कंट्रोल में रखा गया। और हाँ, वो फूट डालो और राज करो वाली नीति, उसको और मजबूती से लागू किया गया। तो कुल मिला के देखें तो 1857 भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अहम मोड़ था। भले ही वो फौरी तौर पर सफल ना हुआ हो। हाँ, सफल नहीं हुआ, पर उसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी और आगे जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसके लिए एक तरह से प्रेरणा बना। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि अगर उस वक्त विद्रोहियों में थोड़ा बेहतर तालमेल होता, एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप होती, एक साफ राष्ट्रीय लक्ष्य होता, तो क्या कहानी कुछ और होती? हाँ, ये सवाल तो है। ये सवाल आज भी हमें उस दौर की पेचीदगियों को समझने के लिए उकसाता है। बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य की। बिल्कुल। मतलब कैसे शिवाजी महाराज ने इसकी शुरुआत की, हाँ। कैसे ये फैला और फिर अंग्रेजों के साथ उनका जो संघर्ष रहा। और ये सारी बातें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुझे लगता है काफी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि कैसे एक, आप कह सकते हैं, एक क्षेत्रीय एक विशाल साम्राज्य में तब्दील हुई और उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थीं। हाँ, जैसे वो अष्टप्रधान। हाँ, अष्टप्रधान। और उनकी राजस्व नीतियां जैसे चौथ, सरदेशमुखी, ये सब उनकी सफलता के मतलब आधार थे। और साथ ही वो अंदरूनी और बाहरी चुनौतियां, हाँ, उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज से। 1630 में जन्म हुआ शिवनेरी किले में। हाँ। माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोंसले और गुरु थे समर्थ रामदास। हाँ। उन्होंने जैसे शाइस्ता खान को हराया और फिर 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ, छत्रपति की उपाधि ली। ये मराठा इतिहास का एक बहुत बड़ा, एक अहम मोड़ था। बिल्कुल। और उनका प्रशासन का तरीका देखिए, अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों की परिषद। हाँ, 8 मंत्री जो अलग अलग विभाग देखते थे। ये उस जमाने के हिसाब से काफी व्यवस्थित था। और राजस्व के लिए, जैसा आपने कहा, चौथ, मतलब जो प्रभाव वाले इलाके थे वहां से उपज का 25%। और सरदेशमुखी भी था। हाँ, सरदेशमुखी, आय पर अतिरिक्त 10%। ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं था, ये मराठा प्रभाव का एक प्रतीक भी था उन इलाकों में। अच्छा, फिर 1680 में शिवाजी महाराज के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज 1680 से 1689 तक उन्होंने एक काम ये किया कि मुगलों के जो बागी शहजादे थे, अकबर द्वितीय, उनको शरण दी थी। हाँ, इससे औरंगजेब से सीधे दुश्मनी हो गई। बिल्कुल। टकराव और बढ़ गया। फिर संभाजी महाराज के बाद उनके छोटे भाई राजाराम, उन्होंने कमान संभाली।
1689 से 1700 तक। उनको तो लगातार मुगलों से लड़ना पड़ा शायद। हाँ, बहुत संघर्ष किया। राजधानी भी सतारा ले जानी पड़ी और उन्होंने प्रशासन में एक नया पद जोड़ा था, प्रतिनिधि। तो अष्टप्रधान के 8 से 9 मंत्री हो गए। अच्छा, 9 हो गए। फिर राजाराम के बाद? उनकी पत्नी ताराबाई, उन्होंने मोर्चा संभाला 1700 से 1707 तक। अपने बेटे शिवाजी द्वितीय की तरफ से उन्होंने शासन किया और मुगलों को कड़ी टक्कर दी। वो दौर काफी उथल-पुथल वाला था। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। हाँ। और जो नए मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह, उन्होंने संभाजी के बेटे शाहू जी, जो कई साल से मुगल कैद में थे, उनको रिहा कर दिया। अच्छा, तो शाहू जी वापस आ गए। फिर तो सत्ता के लिए संघर्ष हुआ होगा ताराबाई और शाहू जी के बीच। बिल्कुल। मराठा सरदारों में 2 गुट बन गए। शाहू जी ने एक बहुत ही काबिल व्यक्ति थे, बालाजी विश्वनाथ। हाँ, नाम सुना है। उनकी मदद ली और खेड़ की लड़ाई में ताराबाई को हराया, सतारा पर कब्जा कर लिया। और यहीं से पेशवाओं का महत्व बढ़ना शुरू हुआ है ना? बिल्कुल सही। शाहू जी ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा यानी प्रधानमंत्री बनाया। और बालाजी इतने सक्षम थे, इतने वफादार, कि उनके बाद ये पद वंशानुगत हो गया, उनके परिवार में ही चलने लगा। मतलब पेशवा का पद हेरिडिटरी हो गया। हाँ, और उन्होंने 1719 में दिल्ली में जो सैयद बंधु थे, किंग मेकर्स, उनसे एक बहुत अहम संधि की। इससे मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का कानूनी अधिकार मिल गया। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। फिर बालाजी विश्वनाथ के बेटे आए बाजीराव प्रथम। 1720 से 1740 नाना साहिब भी कहते हैं उन्हें। वो तो कमाल के सेनापति थे। अरे बिल्कुल। बाजीराव प्रथम एक महान योद्धा और रणनीतिकार। उन्होंने मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, उत्तर भारत तक, निजामुल मुल्क को कई बार हराया और 1737 में तो वो दिल्ली तक पहुंच गए थे। दिल्ली पर छापा मारा था। हाँ, उनके समय मराठा ताकत बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर उनके बेटे बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, इनके समय में तो साम्राज्य चरम पर था। हाँ, चरम पर। ऐसा लगने लगा था कि शायद मुगलों के बाद अब मराठी ही हिंदुस्तान के शासक होंगे। लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। ओहो, पानीपत, अहमद शाह अब्दाली। हाँ, अब्दाली के हाथों जो हार हुई वो एक बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा। कई बड़े मराठा सरदार मारे गए और मराठों का जो विजय रथ था वो एक तरह से थम गया। अच्छा, इसी समय के आसपास वो अलग अलग मराठा सरदार भी तो काफी ताकतवर हो गए थे। जैसे पुणे के पेशवा तो थे ही, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले। हाँ, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, इन्हें मराठा संघ या मराठा कन्फेडरेसी कहते हैं। पानीपत के बाद ये ज्यादा स्वतंत्र रूप से काम करने लगे थे। मतलब एकजुटता थोड़ी कम हो गई। हाँ, एकजुटता थी पर आपसी खींचतान भी बढ़ने लगी थी। और इसी बीच एक नई ताकत उभर रही थी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहीं से शुरू हुए आंग्ल मराठा युद्ध। पहला युद्ध कब हुआ? पहला युद्ध 1775 से 1782 तक। ये सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। इसमें कोई निर्णायक जीत हार नहीं हुई, पर अंग्रेजों को समझ आ गया कि मराठे एक बड़ी शक्ति हैं। लेकिन दूसरा युद्ध, वो शायद मराठों के लिए ठीक नहीं रहा। 1803 से 1805। बिल्कुल नहीं। बेसिन की संधि हुई और कई मराठा शासकों को सहायक संधि माननी पड़ी, सब्सिडियरी अलायंस जिसे कहते हैं। हाँ, सब्सिडियरी अलायंस। इसका मतलब क्या था असल में? मतलब ये कि उन्हें अपनी राजधानी में अंग्रेजी सेना रखनी होगी, उसका खर्चा भी खुद उठाना होगा और अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी और राज्य से कोई समझौता या युद्ध नहीं कर सकते। एक तरह से उनकी आजादी खत्म ही हो गई। हाँ, लगभग खत्म हो गई। और फिर तीसरा युद्ध 1817-18, वो आखिरी था। वो आखिरी था। इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार हुई। पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। तो मतलब अंग्रेजों ने ही खत्म किया मराठा साम्राज्य को। देखिए, अंग्रेज एक बड़ा कारण थे, लेकिन सिर्फ वही नहीं। पानीपत के बाद जो मराठा सरदारों में आपसी फूट पड़ी, सत्ता के लिए जो झगड़े हुए, हाँ, वो अंदरूनी कलह, उसने उन्हें अंदर से बहुत कमजोर कर दिया था। तो अंग्रेजों की जीत में इस अंदरूनी फूट का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो ये थी मराठा साम्राज्य की कहानी, शिवाजी महाराज के उदय से लेकर पेशवाओं के विस्तार और फिर आपसी मतभेद और अंग्रेजों के हाथों पतन तक। अष्टप्रधान, चौथ, सरदेशमुखी,
पेशवा, सहायक संधि, मराठा संघ, ये सब नाम और कॉन्सेप्ट्स परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात भी है कि क्या पतन का कारण सिर्फ बाहरी शक्तियां थीं या उनकी अपनी अंदरूनी कमजोरियां, उनकी आपसी फूट, ये भी उतनी ही जिम्मेदार थी। इस पर जरूर सोचना चाहिए। बात करने वाले हैं 19वीं सदी के भारत की। एक ऐसा समय जब समाज और धर्म में ना बहुत उथल-पुथल थे। बिल्कुल। एक तरफ ब्रिटिश राज था, पश्चिमी शिक्षा आ रही थी, हाँ। और दूसरी तरफ हमारी अपनी पुरानी परंपराएं। तो जाहिर है एक टकराव तो होना ही था। और इसी टकराव से निकले वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है ना। जी। कई भारतीय सोचने लगे थे कि भाई हमारे रीति रिवाजों में क्या सही है क्या गलत, और इन्हीं आंदोलनों ने एक तरह से आधुनिक भारत की नींव रखी। तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन क्या थे, कौन लोग थे इनके पीछे। बिल्कुल, और उनके विचार क्या थे। तो शुरुआत कहाँ से करें? राजा राममोहन रॉय, उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही। 1828 में ब्रह्म समाज, हालांकि उससे पहले 1814 में वो आत्मीय सभा भी बना चुके थे। अच्छा, आत्मीय सभा। तो ये ब्रह्म समाज, इसमें क्या खास था? देखिए, ब्रह्म समाज मूल रूप से एक सुधारवादी आंदोलन था। उनका जोर था एकेश्वरवाद पर, मतलब एक ही ईश्वर है। मूर्ति पूजा का विरोध। हाँ, मूर्ति पूजा का विरोध। सती प्रथा का जबरदस्त विरोध किया उन्होंने, बाल विवाह के खिलाफ थे। और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में। जी, और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी बातें थीं। बहुविवाह का भी विरोध किया। और शिक्षा पर भी जोर था शायद। हाँ, आधुनिक शिक्षा के बड़े हिमायती थे। उन्होंने खुद वेदों और उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया ताकि आम लोग पढ़ सकें। और वो अखबार भी तो शुरू किए थे, संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार। बिल्कुल, अपने विचारों को फैलाने के लिए। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर, जो पहले तत्वबोधिनी सभा चला रहे थे, वो जोड़े। फिर केशव चंद्र सेन आए। लेकिन शायद उनमें कुछ मतभेद हो गए थे। हाँ, विचारों को लेकर मतभेद हुए, और 1866 में ब्रह्म समाज बढ़ गया। आदि ब्रह्म समाज, जो टैगोर के साथ था, और भारतीय ब्रह्म समाज सेन के नेतृत्व में। अच्छा, तो ये दिखाता है कि सुधार का रास्ता भी आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। अब महाराष्ट्र की तरफ चलें, वहां भी कुछ ऐसी कोशिशें हो रही थी। प्रार्थना समाज। जी हाँ, पहले दादोबा पांडुरंग ने 1849 में परमहंस मंडली बनाई, और फिर 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। और इनसे भी जुड़े थे बड़े लोग। हाँ, बाद में एमजी रानडे जैसे दिग्गज नेता प्रार्थना समाज से जुड़े। इनके विचार भी आप देखें तो काफी कुछ ब्रह्म समाज से मिलते जुलते थे। समाज सुधार, एकेश्वरवाद। लेकिन क्या सभी लोग इन बदलावों से खुश थे? कोई विरोध करने वाला भी तो होगा। अरे बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब सहमत हो? जैसे राधाकांत देव थे, उन्होंने धर्म सभा बनाई। धर्म सभा। जी, ये संगठन ब्रह्म समाज के सुधारों का, खासकर सती प्रथा के खात्मे का विरोध कर रहा था। वो पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों को बचाए रखना चाहते थे। तो इन्हें हम पुनरुत्थानवादी कह सकते हैं, मतलब जो पुरानी स्थिति वापस लाना चाहे। हाँ बिल्कुल, रिवाइवलिस्ट। तो एक तरफ सुधार की लहर थी और दूसरी तरफ उसे थामने की कोशिश भी। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है, ज्योतिराव फूले। जी, 1873 में सत्यशोधक समाज। हाँ, ज्योतिबा फूले। ये बहुत अहम है क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से सामाजिक न्याय पर था। वो शायद माली समुदाय से थे। जी, माली समुदाय से थे, और उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और ये जो जाति व्यवस्था थी उस पर सीधा हमला बोला। उनका मकसद था जो दबे कुचले वर्ग हैं उन्हें जगाना, उन्हें अधिकार दिलाना। गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म जैसी किताबें लिखी उन्होंने। बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं ये। और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, उनका काम तो अविश्वसनीय है। हाँ, लड़कियों की शिक्षा के लिए वो भारत की पहली महिला शिक्षकों में से एक मानी जाती हैं, है ना? बिल्कुल। दोनों ने मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। सोचिए, उस जमाने में ये कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा। सही कहा। तो ये सुधार सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं था, समाज के हर पहलू को छू रहा था। हाँ, सामाजिक, लैंगिक, हर तरह का सुधार। फिर आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा। जी, 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनका मूल नाम मूलशंकर था। इनका नजरिया ब्रह्म समाज से कैसे अलग था? ये भी तो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। हाँ, मूर्ति पूजा, जातिवाद, बाल विवाह, इन सब के खिलाफ थे, लेकिन उनका जो आधार था वो सिर्फ वेद थे। वो मानते थे कि वेद ही सर्वोच्च हैं, संपूर्ण ज्ञान है। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने ही लिखी थी। जी,
सत्यार्थ प्रकाश उनका प्रमुख ग्रंथ है। और एक और चीज, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन वो क्या था? इसके जरिए वो उन हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाना चाहते थे जिन्होंने कोई और धर्म अपना लिया था। बाद में आर्य समाज का मुख्यालय बॉम्बे से लाहौर चला गया था। और फिर स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन शुरू किया 1897 में। हाँ, और उससे पहले 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनका भाषण। वो तो इतिहास बन गया। बिल्कुल, पूरी दुनिया में भारत की और वेदांत दर्शन की पहचान बनी। विवेकानंद का जोर वेदांत और मानव सेवा पर था, नर सेवा, नारायण सेवा। लेकिन वो मूर्ति पूजा को लेकर शायद राम मोहन रॉय जितने सख्त नहीं थे। हाँ, ये दिलचस्प है। विवेकानंद मानते थे कि ध्यान और एकाग्रता के शुरुआती स्तर पर मूर्ति पूजा मददगार हो सकती है। उनकी किताबें कर्मयोग, राजयोग, ज्ञानयोग आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। अब मुस्लिम समुदाय की बात करें तो सर सैयद अहमद खान का नाम आता है। अलीगढ़ आंदोलन। जी, सर सैयद अहमद खान, उनका मानना था कि भाई अगर मुस्लिम समुदाय को तरक्की करनी है तो अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा अपनानी होगी। मतलब आधुनिक शिक्षा पर जोर। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ उन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार का भी इसमें सहयोग था। और यही कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। जी, 1920 में। उनका मकसद था कि मुस्लिम नौजवान आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो ये तो बड़े बड़े नाम और आंदोलन हो गए। इनके अलावा भी तो और कोशिशें चल रही होंगी, छोटे स्तर पर ही सही। हाँ, बहुत सी। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, मैडम ब्लवाट्स्की और कर्नल ओलकॉट ने शुरू की। बाद में एनी बेसेंट ने भारत में से बहुत लोकप्रिय बनाया। अच्छा। फिर गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो सामाजिक सेवा पर केंद्रित थी। हेनरी डेरेजियो का यंग बंगाल मूवमेंट था, जो काफी रेडिकल विचारों वाला था। महिलाओं के लिए भी कुछ खास हुआ? हाँ, विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया। बहराम जी मालाबारी ने सेवा सदन की स्थापना की, जो शोषित महिलाओं के लिए काम करता था। तो ऐसी कई धाराएं थी। यानी ये पूरी सदी एक तरह के मंथन का दौर थे। बिल्कुल सही कहा आपने। सुधार भी था, पुरानी चीजों को बचाने की कोशिश भी थी, सामाजिक बराबरी की लड़ाई थी, शिक्षा का प्रसार था, राष्ट्रवाद की भावना भी पनप रही थी शायद। हाँ, वो भी। ये सब चीजें आपस में मिल रही थीं, कभी टकरा रही थीं, और इसी सब से एक नए भारत की सोच उभर रही थी। हर किसी का तरीका अलग था, जोर अलग था, पर कहीं ना कहीं मकसद समाज को बेहतर बनाना था। कमाल है। ये आंदोलन भले ही 19वीं सदी के हैं, पर इनकी बातें, इनके मुद्दे आज भी कितने प्रासंगिक लगते हैं, है ना? बिल्कुल। परंपरा और आधुनिकता की बहस, बराबरी का सवाल, पहचान की राजनीति, ये सब आज भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के भारत में इन 150 साल पुराने विचारों की गूंज हमें कहाँ और कैसे सुनाई देती है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से पहले भारत में कौन सी महत्वपूर्ण संस्थाएं या एसोसिएशंस काम कर रही थीं? जी, ये जानना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कांग्रेस की स्थापना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। बिल्कुल, एक पूरी पृष्ठभूमि थी, एक विकास का क्रम था। तो चलिए देखते हैं कि ये राजनीतिक चेतना कैसे धीरे धीरे आकार ले रही थी। हाँ, कैसे अलग अलग जगहों पर लोगों ने, नेताओं ने संगठित होना शुरू किया। शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले शायद हमें 1836 में बनी बंग भाषा प्रकाशिका सभा का जिक्र करना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय के सहयोगियों ने शुरू की थी इसे। हाँ बिल्कुल, ये काफी शुरुआती प्रयास था, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि अपनी बात मतलब संगठित रूप से रखने की सोच कितनी पहले पनपने लगी थी। खासकर जैसे प्रशासनिक सुधारों या शिक्षा जैसे मुद्दों पर। जी, भले ये संगठन शायद छोटे पैमाने पर रहे हों, लेकिन ये एक शुरुआत थी, राजनीतिक अभिव्यक्ति की एक शुरुआत। सही। फिर इसके बाद एक और बड़ा नाम आता है। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में इसकी स्थापना की थी। लंदन में क्यों? हाँ, ये दिलचस्प है। इसका उद्देश्य था भारत के बाहर, मतलब सीधे लंदन में, ब्रिटिश संसद और वहां की जनता के सामने भारत का पक्ष रखना, भारतीय हितों की बात करना। अच्छा, तो ये रणनीति थी कि सीधे सत्ता के केंद्र को प्रभावित किया जाए। एक तरह से हाँ। भारतीय राजनीतिक विचारों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच देना।
और हाँ, इसकी शाखाएं बाद में भारत में भी खोली गई। ये वाकई एक अलग सोच थी। फिर 1870s का दशक आता है और ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया और तेज हो गई। बिल्कुल। जैसे 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बनी। एमजी रानाडे जैसे बड़े नेता इससे जुड़े थे। और फिर 1875 में बंगाल में सिसिर कुमार घोष की इंडियन लीग। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रयास अब सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं थे। पूना सार्वजनिक सभा वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सक्रिय थी। अच्छा। वो सरकार और जनता के बीच एक तरह से पुल बनाने का काम कर रही थी, और इंडियन लीग वो राष्ट्रवाद की भावना जगाने और राजनीतिक शिक्षा पर जोर दे रही थी। तो मतलब अलग अलग क्षेत्रों में ये जरूरत महसूस हो रही थी कि संगठित हुआ जाए। जी बिल्कुल। और फिर आता है 1876 इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसे भारत सभा भी कहते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इसे तो कई बार कांग्रेस का अग्रदूत भी कहते हैं, है ना? हाँ, सुना है। क्यों? इसमें क्या खास था? खास ये था कि इसका उद्देश्य ज्यादा व्यापक था, मतलब अखिल भारतीय स्तर का। इन्होंने वो सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा घटाने जैसा मुद्दा उठाया। ओह हाँ, वो मुद्दा तो पूरे देश के पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लिए अहम था। सही कहा। तो ये दिखाता है कि अब एक राष्ट्रीय मंच की जरूरत और ज्यादा महसूस हो रही थी, और ये एसोसिएशन क्षेत्रीय संगठनों को जोड़ने की भी कोशिश कर रही थी। तो एक तरह से अखिल भारतीय संस्था का विचार मजबूत हो रहा था। हाँ। और फिर हम कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। 1884 में मद्रास महाजन सभा बनी जी, जिसमें जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू जैसे नेता थे। ये भी स्थानीय शासन में सुधार, प्रतिनिधित्व ऐसी मांगे उठा रही थीं। और 1885 में ही जिस साल कांग्रेस बनी, उसी साल बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना हुई। हाँ, और इससे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी जैसे बहुत बड़े नाम जुड़े थे। तो अगर हम देखें 1836 से लेकर 1885 तक लगभग 50 साल, इन 50 सालों में इन संगठनों का एक साफ विकास दिखता है, छोटे स्थानीय प्रयासों से शुरू होकर एक अखिल भारतीय सोच तक। तो इसका मतलब यही निकलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अचानक से कहीं से नहीं आ गई। बिल्कुल नहीं, ये उन बहुत सारे प्रयासों का, छोटी बड़ी कोशिशों का नतीजा थी जो पिछले कई दशकों से देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही थी। इन संस्थाओं ने वो जमीन तैयार की। हाँ, उन्होंने राजनीतिक चर्चा की भाषा बनाई, लोगों को एकजुट होना सिखाया, और ये एहसास दिलाया कि एक बड़े राष्ट्रीय मंच की जरूरत है। तो 1885 तक वो जमीन लगभग तैयार हो चुकी थी। तो आज हमने ये समझा कि कांग्रेस के आने से पहले भी भारत में राजनीतिक संगठन बनाने की एक मजबूत परंपरा बन रही थी। ये संस्थाएं एक तरह से वो सीढ़ियां थीं जिन पर भारतीय राष्ट्रवाद ने कदम रखे। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, कि ये जो शुरुआती संगठन थे, इनके अपने खास उद्देश्य थे, अपने मुद्दे थे, काम करने के अपने तरीके थे। तो क्या इनका असर, इनकी छाप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती रूप पर, उसके लक्ष्यों और काम करने के तरीकों पर दिखाई देती है? दिलचस्प सवाल है। कांग्रेस ने इनकी विरासत को कितना अपनाया और कहां से एक नई राह पकड़ी? हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे। ये टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं, मतलब एसएससी, यूपीएससी, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस का इतिहास, उसकी स्थापना, अधिवेशन, ये सब समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम यही समझेंगे कि भाई इसकी नींव कैसे पड़ी, कौन से अधिवेशन और अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण रहे, और हाँ, एक दिलचस्प चीज, इसके बनने के पीछे की अलग अलग कहानियां या सिद्धांत क्या थे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत, साल था 1885। जगह? बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे। और इसको स्थापित करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे वो। अच्छा। और पहला अधिवेशन भी बॉम्बे में ही हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। हाँ, सुना है करीब 72 प्रतिनिधि आए थे। हाँ, 72 प्रतिनिधि। और ये बात थोड़ी मतलब गौर करने वाली है कि शुरुआत एक अंग्रेज ने की। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, अगर हम उस समय का माहौल देखें, जैसे लिटन की नीतियां थीं या रिपन के सुधार थे, तो ये एक खास राजनीतिक माहौल में हुआ था। शायद 1857 के बाद अंग्रेज भी चाहते थे कि भारतीयों को बात रखने का एक मंच मिले। शायद एक नियंत्रित मंच। हाँ, कह सकते हैं, एक कंट्रोल्ड तरीका। अच्छा, शुरुआती अध्यक्षों को देखें तो पहले कौन थे? पहले थे व्योमेश चंद्र बनर्जी,
1885 बॉम्बे में, फिर अगले साल 1886 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, फिर 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी। जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। हाँ बिल्कुल। और फिर 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। तो ये जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग अध्यक्ष बन रहे थे, शुरू में बंगाली, पारसी, मुस्लिम, अंग्रेज, ये क्या दिखाता है? ये बहुत जरूरी था। ये दिखाता है कि कांग्रेस शुरू से ही एक अखिल भारतीय, मतलब पैन इंडियन पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। वो दिखाना चाहते थे कि ये किसी एक धर्म या इलाके की पार्टी नहीं है, सबके लिए है। सही कहा। अच्छा, अब कुछ उन अधिवेशनों पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एग्जाम्स में भी खूब पूछे जाते हैं, जैसे 1907 सूरत। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। वहां कुछ खास हुआ था? हाँ, सूरत में तो वो विभाजन वाला, कांग्रेस का पहला बड़ा विभाजन हुआ। नरम दल और गरम दल, उनके बीच मतभेद इतने बढ़ गए थे कि पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई। अच्छा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। हाँ वही, एक तरफ जो संवैधानिक दायरे में धीरे धीरे सुधार चाहते थे और दूसरी तरफ वो जो स्वराज के लिए ज्यादा मुखर थे, थोड़े उग्र तरीके अपनाना चाहते थे। ये तो बड़ा झटका रहा होगा उस वक्त। बिल्कुल, लेकिन फिर चीजें सुधरी भी। हाँ, जैसे 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। हाँ, लखनऊ पैक्ट। इसमें दो बड़ी बातें हुई, एक तो नरम दल और गरम दल वो फिर से एक हो गए। अच्छा, रीयूनियन। हाँ, और दूसरी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट जिसे कहते हैं। दोनों ने मिलकर संवैधानिक सुधारों की मांग रखी, ये भी काफी अहम था। फिर एक अधिवेशन है 1924 का, बेलगाम। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? बेलगाम का सिग्निफिकेंस एक ही है, लेकिन बहुत बड़ा है। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, और वो इसी अधिवेशन में थे। अच्छा, सिर्फ एक बार, 1924 बेलगाम। हाँ। असहयोग आंदोलन के बाद का समय था, तो उनका अध्यक्ष बनना काफी मायने रखता था। और फिर 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। ये तो बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है ना? बिल्कुल, लाहौर अधिवेशन एक मील का पत्थर है, क्योंकि यहीं पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। मतलब अब पूरी आजादी चाहिए थी, डोमिनियन स्टेटस नहीं। अच्छा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हाँ, और यहीं ये भी तय हुआ कि 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसने पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नया जोश भर दिया। सही बात है। सुभाष चंद्र बोस का जिक्र भी जरूरी है, वो भी अध्यक्ष रहे। हाँ, वो तो लगातार 2 बार चुने गए, 1938 हरिपुरा और फिर 1939 त्रिपुरी। हालांकि त्रिपुरी में कुछ मतभेद हो गए थे, खासकर गांधी जी से। हाँ, त्रिपुरी संकट कहते हैं उसे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बिल्कुल। और फिर आजादी के ठीक पहले 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ, तब अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो देखिए, ये सारे अधिवेशन, ये अध्यक्ष, ये सिर्फ नाम या तारीखें नहीं है, ये असल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विकास के अलग अलग पड़ाव हैं। सही। इनसे पता चलता है कि कांग्रेस के लक्ष्य कैसे बदले, उनकी रणनीतियां कैसे बनी, कैसे उन्होंने देश की नब्ज को पकड़ा। बिल्कुल। अब एक और पहलू पर आते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस बनी क्यों। इसे लेकर भी अलग अलग थ्योरीज हैं। एक सबसे ज्यादा चर्चित है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी या सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत। ये क्या है? हाँ, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इससे लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का नाम जोड़ा जाता है। उनका मानना था, या इस थ्योरी के मुताबिक ए.ओ. ह्यूम और अंग्रेजों ने कांग्रेस इसलिए बनवाई ताकि जो भारतीयों के मन में गुस्सा पनप रहा है, जो असंतोष है, वो एक कंट्रोल्ड तरीके से एक मंच के जरिए बाहर निकल जाए, ताकि 1857 जैसा कोई बड़ा विद्रोह दोबारा ना हो। बिल्कुल, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करे। लेकिन एक और नजरिया भी है इसके ठीक उलट, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, यानी तड़ित चालक सिद्धांत। हाँ, इससे गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं का नाम जुड़ता है। इस विचार के अनुसार जो शुरू के राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने ह्यूम का इस्तेमाल किया। अच्छा, कैसे? एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह। मतलब ब्रिटिश सरकार का जो सीधा गुस्सा या शक था, उससे बचने के लिए एक अंग्रेज को आगे रखा। अच्छा। ताकि ये नया संगठन शुरू में ही कुचला न जाए, धीरे धीरे मजबूत हो सके। ये एक तरह की चालाकी कह सकते हैं, या रणनीति। दिलचस्प। और भी थ्योरीज हैं शायद। हाँ, जैसे आर.पी. दत्त जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार इसे एक षड्यंत्र सिद्धांत की तरह देखते हैं कि ये ब्रिटिश पूंजीपतियों और भारतीय अमीर वर्ग के बीच एक समझौता था। और लॉर्ड डफरिन
जिन्होंने शुरू में ह्यूम की मदद की थी। हाँ, वही डफरिन बाद में कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना यानी फैक्ट्री ऑफ सेडिशन कहने लगे थे। तो मतलब वो कई अलग अलग व्याख्याएं हैं। बिल्कुल, और यही इतिहास की खासियत है। एक ही घटना के पीछे कई वजहें, कई नजरिए हो सकते हैं। सच शायद कहीं बीच में हो। जरूरी ये है कि हम इन अलग अलग विचारों को समझें। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, कांग्रेस की स्थापना 1885, बॉम्बे, एओ ह्यूम, शुरुआती अध्यक्षों में विविधता, फिर महत्वपूर्ण पड़ाव जैसे सूरत का विभाजन, लखनऊ समझौता, गांधी जी का एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, नेहरू का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। हाँ, और बोस का अध्यक्ष बनना, कृपलानी का आजादी के समय अध्यक्ष होना, और उसके गठन के पीछे के वो सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व बनाम लाइटनिंग कंडक्टर। निश्चित रूप से कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की, कह सकते हैं, एक तरह से धुरी रही। इन अधिवेशनों और नेताओं के जरिए ही आजादी की कहानी आगे बढ़ी। ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं थी, यहाँ देश का भविष्य तय हो रहा था। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो दो मुख्य सिद्धांत हैं, सेफ्टी वॉल्व जो शायद अंग्रेजों के हित में था और लाइटनिंग कंडक्टर जो शायद भारतीयों की रणनीति थी, इन शुरुआती धारणाओं ने अंग्रेजों और भारतीयों दोनों की नजरों में कांग्रेस की छवि और इसके शुरुआती सफर को कैसे प्रभावित किया होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि शुरुआत में इसे कैसे देखा गया और उसका क्या असर पड़ा होगा। हम भारत के आधुनिक इतिहास की एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, निर्णायक घटना पर बात करने वाले हैं, बंगाल विभाजन। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, खासकर जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो हम देखेंगे कि ये हुआ क्यों, इसके पीछे क्या सोच थी और फिर इसका नतीजा क्या निकला। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। कहा तो ये गया कि भाई प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही है, पर क्या बात सिर्फ इतनी सी थी? नहीं, यही तो मतलब मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ, कागज पर तो यही था कि बंगाल बहुत बड़ा है, प्रशासन के लिए 2 हिस्से करना जरूरी है। अच्छा। लेकिन देखिए, असल इरादा राजनीतिक था। बंगाल उस समय वो राष्ट्रवाद का गढ़ बन रहा था। हाँ बिल्कुल। और अंग्रेज सरकार इस बढ़ती राष्ट्रीय चेतना को, कह सकते हैं, कमजोर करना चाहती थी। उनकी सीधी कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम एकता को किसी तरह तोड़ा जाए। फूट डालो और राज करो वाली नीति। बिल्कुल वही। तो घोषणा हुई जुलाई 1905 में और अक्टूबर 1905 से ये लागू हो गया। ठीक है, तो इसके पीछे मुख्य चेहरा कौन था? मतलब किसका आइडिया था ये, और क्या ये एकदम से हो गया या इसकी कोई तैयारी पहले से चल रही थी? देखिए, मुख्य रूप से तो इसके पीछे उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन। हाँ, और नहीं, अचानक बिल्कुल नहीं था। कर्जन ने पहले भी कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिन्हें काफी प्रतिक्रियावादी माना जाता है। जैसे 1899 का कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट था। उससे निगम में चुने हुए भारतीयों की संख्या कम कर दी गई थी। अच्छा। फिर 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया, जिसने प्रेस की आजादी पर और पाबंदियां लगा दी। और 1904 में ही इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट भी आया। मकसद था विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना। तो ये सब चीजें एक तरह से माहौल बना रही थी। मतलब जमीन तैयार हो रही थी विभाजन के लिए। हाँ, कह सकते हैं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। तो जाहिर है इतना बड़ा फैसला हुआ तो देश भर में इसकी प्रतिक्रिया भी हुई होगी। क्या हुआ फिर? प्रतिक्रिया तो जबरदस्त थी। मतलब पूरे देश में एक गुस्से की लहर सी दौड़ गई। 1905 में बनारस में कांग्रेस का सेशन हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। हाँ। वहां विभाजन की कड़ी आलोचना हुई। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम था 1906 का कलकत्ता सेशन। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। अच्छा, कलकत्ता सेशन। हाँ, उसमें 4 बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए: स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ये चारों शब्द तो बहुत सुने हैं, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। बिल्कुल, ये आगे चलकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, आप कह सकती हैं, मूल मंत्र बन गए। इन्होंने कांग्रेस के संघर्ष का तरीका ही बदल दिया। और इस आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? मतलब क्या ये सिर्फ बंगाल में ही सिमटा रहा? नहीं, यही तो खास बात थी। ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही नहीं रुका, बल्कि पूरे देश में फैल गया। पूरे देश में? हाँ, अलग अलग जगहों पर बड़े नेता इसे आगे बढ़ा रहे थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक पूना और बॉम्बे में एक्टिव थे। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब में। सैयद हैदर लजाद दिल्ली में थे और चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो ये दिखाता है कि एक अखिल भारतीय मुद्दा बन गया था। लोगों ने इसे अपने ऊपर लिया। ये तो बड़ी बात है। लेकिन मैंने सुना है कि इसी दौरान कांग्रेस के अंदर भी कुछ मतभेद शुरू हो गए थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। विभाजन का विरोध कैसे किया जाए, इस तरीके को लेकर कांग्रेस के नेताओं में मतलब काफी गहरे मतभेद पैदा हो गए थे। अच्छा, किस तरह के मतभेद? 2 गुट बन गए थे मोटे तौर पर।
एक था नरम दल, जो संवैधानिक दायरे में रहकर पिटिशंस वगैरह देकर विरोध करना चाहता था। हाँ, मॉडरेट्स। हाँ, मॉडरेट्स। और दूसरा गुट था गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट्स। वो बहिष्कार, स्वदेशी और पैसिव रेजिस्टेंस जैसे ज्यादा उग्र तरीकों के हिमायती थे। और ये मतभेद इतने बढ़ गए कि 1907 में सूरत सेशन में, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। सूरत स्प्लिट। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जी बिल्कुल, सूरत विभाजन कहते हैं इसे। और इसी उथल-पुथल के माहौल में वो मॉर्ले मिंटो सुधार भी तो आए थे ना? उनका क्या रोल था इसमें? हाँ बिल्कुल, 1909 में आए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या भारत सरकार अधिनियम 1909। इसमें विधान परिषदों का साइज तो बढ़ाया गया, लेकिन इसकी सबसे विवादित बात थी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब ये कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। और इसे कई लोग अंग्रेजों की उसी फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा मानते हैं। इसने कहीं ना कहीं भारतीय समाज में विभाजन के बीच और गहरे कर दिए। ये तो बहुत गंभीर बात थी। तो आखिर में इस बंगाल विभाजन का हुआ क्या? क्या ये हमेशा के लिए रह गया? नहीं, ये स्थायी नहीं रहा। जो इतना बड़ा विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन ने जो जोर पकड़ा, उसके दबाव में ब्रिटिश सरकार को आखिर में झुकना ही पड़ा। 1911 में दिल्ली में एक बड़ा दरबार लगा। दिल्ली दरबार? हाँ, जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भी आए थे। उसी दरबार में तब वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन को रद्द करने का ऐलान किया गया। अच्छा, तो 1911 में रद्द हो गया। हाँ, और साथ ही एक और बड़ा फैसला हुआ। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। ओहो, राजधानी भी बदल गई? जी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो बंगाल विभाजन कर्जन की एक चाल थी राष्ट्रवाद को कमजोर करने की, लेकिन हुआ उल्टा। हाँ बिल्कुल। इसने स्वदेशी और बहिष्कार जैसे आंदोलनों को हवा दी। पूरे देश में लोग विरोध में उतरे, भले ही कांग्रेस में फूट पड़ गई। और आखिर में अंग्रेजों को फैसला वापस लेना पड़ा और राजधानी भी बदलनी पड़ी। एकदम सही कहा आपने। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? ये तो सोचने वाली बात है। विभाजन रद्द होने के बावजूद क्या उसकी लगाई हुई चिंगारी कहीं ना कहीं सुलगती नहीं रही? इस पर विचार करना जरूरी है। हम भारत की आजादी की लड़ाई के एक अलग पर बहुत अहम पहलू पर बात करेंगे। हाँ, कौन सा? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। ओ बिल्कुल। ये वो रास्ता था जहां जोश था, जज्बा था और अंग्रेजी हुकूमत को सीधी टक्कर देने का इरादा। हाँ। हम 19वीं सदी के आखिर से लेकर करीब 1916 तक के उस दौर को समझेंगे, जब वो गुप्त संगठन बन रहे थे ना। हाँ, और विदेशों में भी आवाज उठ रही थी। सही कहा। और वो सशस्त्र संघर्ष की चिंगारियां वो भड़क रही थीं। तो चलिए समझते हैं इन घटनाओं को और उनके पीछे की सोच को। हाँ, ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस के जो नरमपंथी तरीके थे जी, उनके साथ साथ एक धारा ऐसी भी थी जिसे लगता था कि आजादी सिर्फ याचिकाओं से नहीं मिलेगी। अच्छा। इसकी शुरुआत हमें महाराष्ट्र में दिखती है, जैसे 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के की रामोसी किसान सेना थी। हाँ, सुना है। या फिर तिलक जी ने शिवाजी और गणपति उत्सवों का इस्तेमाल किया राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए। और इसी माहौल में 1897 में पुणे में वो चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। हाँ, वो एक बड़ी घटना थी। उसे अक्सर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पहली बड़ी कार्रवाई माना जाता है। बिल्कुल। कि दिखाता कि गुस्सा किस हद तक बढ़ चुका था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। इसके बाद विचारों को संगठित करने की कोशिशें हुई। जैसे 1899 में पूना में सावरकर बंधुओं ने मित्र मेला शुरू किया। मित्र मेला। हाँ, जो बाद में 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी बन गया। ये गुप्त संगठन थे। अच्छा। जिनका मकसद था युवाओं को जोड़ना और सशस्त्र क्रांति की तैयारी करना। और बंगाल भी तो इसमें पीछे नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1902 में कलकत्ता में सतीश चंद्र बसु ने अनुशीलन समिति बनाई। अनुशीलन समिति। इसका क्या खास मकसद था? देखिए, अनुशीलन समिति सिर्फ हथियार चलाना सिखाना नहीं था। अच्छा। वो शारीरिक और नैतिक बल, उस पर भी जोर था। एक तरह से युवाओं को क्रांतिकारी विचारधारा से लैस कर रहे थे। इसी दौर की एक बड़ी घटना है 1908 का अलीपुर बम कांड। हाँ, मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर हमले की कोशिश। बिल्कुल, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे। चाकी ने तो पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार ली। और खुदीराम बोस को फांसी हुई बहुत कम उम्र में। हाँ, अरबिंदो घोष भी इसमें आरोपी थे, हालांकि बाद में बरी हो गए। ये घटना दिखाती है कि क्रांतिकारी कितना जोखिम उठा रहे थे। और ये आग सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, है ना? विदेश में भी काम हो रहा था। बिल्कुल।
1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस, वो तो बड़ा मशहूर नाम है। हाँ, वो लंदन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों और राष्ट्रवादियों के लिए मिलने जुलने और रणनीति बनाने का एक बड़ा केंद्र बन गया था। अच्छा। यहीं से जुड़े थे मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने 1909 में कर्जन वाइली की हत्या की थी। ओ हाँ, कर्जन वाइली। इसी तरह 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा, हाँ, वो तस्वीर तो देखी है। वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आजादी का ऐलान था। और अमेरिका में भी तो गदर पार्टी बनी थी 1913 में। हाँ, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में। उनका क्या लक्ष्य था? उनका मकसद था अंग्रेजी राज के खिलाफ विद्रोह करना, खासकर प्रथम विश्व युद्ध के मौके का फायदा उठाकर। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना जैसे बड़े नेता इसमें शामिल थे। उन्होंने विदेशों में बसे भारतीयों, खासकर सैनिकों को प्रेरित करने की कोशिश की। फिर 1914 का साल आया, वो तो काफी उथल-पुथल वाला रहा होगा। कोमागाटा-मारू घटना। हाँ, कोमागाटा-मारू। और फिर पहला विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। कोमागाटा-मारू प्रकरण ने असल में विदेशों में भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था जी, और ब्रिटिश सरकार का रवैया, उसको उजागर कर दिया। जब वो जहाज कनाडा से वापस लौटा और कलकत्ता में यात्रियों पर गोलियां चली, तो इसने क्रांतिकारी भावनाओं को और भड़का दिया। जाहिर है। और विश्व युद्ध शुरू होने पर क्रांतिकारियों को लगा कि ये अंग्रेजों पर दबाव बनाने का सही मौका है। अच्छा। इसी समय 1915 में जर्मनी में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन समिति बनाई ताकि विदेशों से मदद जुटाई जा सके। दूसरी तरफ सरकार भी सख्ती कर रही होगी। बिल्कुल। सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया। और फिर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ, तिलक और एनी बेसेंट वाला। हाँ, ये क्रांतिकारी गतिविधि से कैसे जुड़ा था या ये अलग था? देखिए, होम रूल लीग सीधे तौर पर सशस्त्र क्रांति की बात नहीं कर रहा था। ठीक है। लेकिन इसका लक्ष्य था स्वशासन या होम रूल। इसने राष्ट्रवाद की भावना को आम लोगों तक पहुंचाया और कह सकते हैं कि एक तरह से क्रांतिकारी और नरमपंथी धाराओं के बीच एक पुल का काम किया इसने। अच्छा। और इसी साल 1916 में ही लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। हाँ, जहां नरम दल और गरम दल फिर एक हुए थे। अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्ष थे। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। तो हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र की शुरुआती चिंगारियों से लेकर बंगाल के गुप्त संगठनों तक, हाँ, फिर लंदन और अमेरिका में सक्रिय क्रांतिकारी, और फिर होम रूल जैसे आंदोलनों तक आजादी की लड़ाई कई अलग अलग शक्लों में लड़ी जा रही थी। बिल्कुल, ये सभी धाराएं, चाहे वो गुप्त समितियों की हों या विदेशों में कोशिशों की या फिर व्यापक जन आंदोलनों की, सब एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी, भारत की स्वतंत्रता। हाँ, तरीके अलग थे। तरीके बेशक अलग थे, पर मंजिल तो एक ही थी। सही कहा। तो आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। हाँ, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। स्वतंत्रता संग्राम में इन अलग अलग रणनीतियों का, कभी हथियार, कभी विदेशों से दबाव, कभी जन आंदोलन, इस विविधता का, इस वैरायटी का क्या महत्व रहा होगा? सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही अहम दौर की, जी, 1915 से 1922 के बीच का समय। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण साल थे। ये वो साल थे जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और कुछ ही सालों में भारत के सबसे बड़े नेता बन गए। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये साल और इनमें जो भी हुआ वो समझना बहुत बहुत जरूरी है। सही बात है, क्योंकि यहीं से आजादी की लड़ाई ने एक तरह से एक नई दिशा पकड़ी थी। हाँ, एक नई राह मिली। ये जो 7 साल थे ना, 1915 से 22, ये गांधी जी के लिए और मैं कहूंगी पूरे देश के लिए एक तरह से नींव रखने जैसे थे। अच्छा। दक्षिण अफ्रीका में उनके सत्याग्रह के प्रयोग सफल तो रहे थे, पर भारत एक बिल्कुल अलग चुनौती थी। यहाँ उन्होंने अपने तरीकों को आजमाया, उनमें सुधार किया और एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करने की जमीन तैयार की जैसा मतलब पहले कभी नहीं हुआ था। तो शुरुआत करते हैं उनके आने से। 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत वापस आए। जी। लेकिन आते ही उन्होंने कोई बड़ी राजनीतिक घोषणा नहीं की, है ना? ऐसा नहीं हुआ कि आते ही स्टेज पर चढ़ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने थोड़ा समय लिया देश को समझने में। ये दिलचस्प भी है। हाँ। उनके जो राजनीतिक गुरु थे, हाँ। गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ। उन्होंने सलाह दी थी उन्हें। अच्छा, गोखले जी ने?
हाँ, कि पहले 1 साल आप पूरा भारत घूमो, लोगों को समझो, उनकी तकलीफें जानो और उसके बाद ही पॉलिटिक्स में एक्टिव होना। और गांधी जी ने ये बात मानी। बिल्कुल मानी। वो तुरंत राष्ट्रीय मुद्दों में नहीं कूदे, बल्कि उन्होंने पहले जो क्षेत्रीय समस्याएं थी उन पर ध्यान दिया। और इसी कड़ी में उनका पहला बड़ा कदम हम मानते हैं चंपारण सत्याग्रह को 1917 में। हाँ, चंपारण। बिहार का वो नील किसानों वाला मामला। सही पकड़ा। बिहार के चंपारण में क्या था कि नील किसानों पर जबरदस्ती नील उगाने का दबाव था। उसको तिनकठिया प्रणाली कहते थे। मतलब अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पे नील उगाना ही पड़ेगा, चाहे फायदा हो या नुकसान। अरे बाप रे। हाँ, तो राजकुमार शुक्ल नाम के एक स्थानीय किसान नेता थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया। अच्छा। और ये भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्य मतलब सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग था। और सफल रहा। पूरी तरह सफल रहा। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा, जांच बैठानी पड़ी और किसानों को राहत मिली। इसने गांधी जी को पहली बड़ी पहचान दिलाई देश भर में। तो चंपारण की सफलता के बाद अगले ही साल 1918 में 2 और बड़े मामले सामने आए, अहमदाबाद और खेड़ा। हाँ जी, 1918 काफी व्यस्त साल रहा उनके लिए। पहले अहमदाबाद में, वहां मिल मजदूरों का मामला था। अच्छा, मिल मजदूर। हाँ, कम वेतन और काम के बुरे हालात को लेके वो हड़ताल पर थे। यहाँ अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी को बुलाया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया, एक हथियार के तौर पर। और मिल मालिकों को आखिर में मजदूरों की मांगे माननी पड़ी। और फिर खेड़ा सत्याग्रह, वो भी गुजरात में ही। कि फसल खराब हो गई थी, लेकिन सरकार लगान माफ करने को तैयार नहीं थी। अच्छा। तो गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए प्रेरित किया, सत्याग्रह करने को कहा। और यहीं उनकी मुलाकात सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी हुई। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सरदार पटेल यहीं से जुड़े उनके साथ। जी, जो फिर उनके पक्के अनुयायी बन गए। तो ये जो शुरुआती सफलताएं थी, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इनसे गांधी जी के तरीकों पर, मतलब सत्याग्रह और अहिंसा पर लोगों का भरोसा बढ़ा होगा, है ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल बढ़ा। इन आंदोलनों ने दिखा दिया कि भाई बिना हिंसा के भी शांति से एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। गांधी जी अब सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज बनते जा रहे थे। लेकिन असली परीक्षा तो भी बाकी थी। हाँ, वो आई 1919 में। 1919 ये साल तो भारतीय इतिहास में एक तरह से काला साल माना जाता है। रॉलेट एक्ट और फिर जलियांवाला बाग। उफ। बिल्कुल। पहले अंग्रेज सरकार एक बहुत ही दमनकारी कानून लेकर आई, रॉलेट एक्ट। क्या था ये एक्ट? इसका सीधा मतलब था कि सरकार सिर्फ शक के आधार पे बिना कोई मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को जेल में डाल सकती थी, अनिश्चित काल के लिए। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून। वही नो अपील, नो वकील, नो दलील। गांधी जी ने इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध किया, देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान किया। ये उनका पहला अखिल भारतीय स्तर का सत्याग्रह का प्रयास था। पूरे देश में एक साथ? हाँ, पूरे देश में। हालांकि ये पूरी तरह सफल नहीं हुआ जैसा वो चाहते थे, पर इसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो गुस्सा था उसको और ज्यादा भड़का दिया। और इसी माहौल में 13 अप्रैल 1919 हाँ, अमृतसर, जलियांवाला बाग। हाँ, वो भयानक हत्याकांड। बैसाखी का दिन था, लोग शांति से सभा कर रहे थे रॉलेट एक्ट के विरोध में, और जनरल डायर ने उसने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी। हजारों लोग, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। इस घटना ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। क्या इसी गुस्से ने, इसी तकलीफ ने असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार की? एकदम। जलियांवाला बाग नरसंहार और उसके साथ ही एक और मुद्दा जुड़ गया था, तुर्की के खलीफा का। हाँ, खिलाफत आंदोलन। जी, खिलाफत आंदोलन। दुनिया भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के साथ जो संधि की, उससे खलीफा के अधिकार कम हो गए थे, जिसका भारतीय मुसलमान विरोध कर रहे थे। हाँ, बहुत जोर शोर से। तो गांधी जी ने इस मौके को देखा हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने और अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए। अच्छा, तो दोनों मुद्दे जुड़ गए। बिल्कुल। उन्होंने जलियांवाला बाग के अन्याय और खिलाफत के सवाल को एक साथ उठाया और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। असहयोग आंदोलन, इसका मतलब क्या था? इसमें क्या क्या करना था लोगों को? असहयोग का सीधा मतलब था अंग्रेजी शासन के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना, उसे ठप कर देना एक तरह से। कैसे?
इसमें सरकारी नौकरियां छोड़ना था, सरकार से मिली उपाधियां लौटाना था, बच्चों को सरकारी स्कूलों कॉलेजों से हटाना था, वकीलों को अदालतों का बहिष्कार करना था। और विदेशी सामान? हाँ, विदेशी कपड़ों का खासकर उनका बहिष्कार करना, उनकी होली जलाना और स्वदेशी अपनाना, ये गांधी जी के नेतृत्व में पहला इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। और इसे समर्थन मिला? अभूतपूर्व समर्थन मिला। क्या शहर, क्या गांव, हिंदू मुसलमान सब इसमें शामिल हुए। खिलाफत आंदोलन भी इसी में मिल गया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता भी उस समय काफी मजबूत दिखी। ये आंदोलन तो मतलब काफी सफल हो रहा था, अंग्रेजों पे दबाव बन रहा होगा। बहुत दबाव बन रहा था। लेकिन फिर 1922 में इसे अचानक वापस क्यों ले लिया गया? वो चौरी चौरा वाली घटना हुई थी ना। हाँ, आंदोलन अपने चरम पर पहुंच रहा था, लेकिन फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के पास एक जगह है चौरी चौरा। हाँ। वहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। उसमें कुछ 22 पुलिस वाले मारे गए। ओ, हिंसा हो गई। हाँ, हिंसा हो गई। इस हिंसक घटना से गांधी जी को बहुत बहुत दुख पहुंचा। उनका तो मूल सिद्धांत ही अहिंसा था। उनका मानना था कि स्वतंत्रता अहिंसक तरीकों से ही मिलनी चाहिए, साध्य के साथ साधन भी पवित्र होने चाहिए। तो इस हिंसा के बाद उन्होंने फौरन असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। इस फैसले से तो बहुत लोग नाराज हुए होंगे, नेता भी? हाँ, काफी आलोचना हुई। कई बड़े नेता जैसे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, वो सब सहमत नहीं थे। उन्हें लगा कि जब आंदोलन इतना सफल हो रहा है तो एक जगह की घटना के लिए इसे बंद करना ठीक नहीं। लेकिन गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर एकदम अटल रहे। तो अगर हम इन 7 सालों को 1915 से 1922 तक को समेटें तो एक तरह से गांधी जी के एक क्षेत्रीय नेता से राष्ट्रीय महात्मा बनने की कहानी है। बिल्कुल। चंपारण से असहयोग आंदोलन तक उन्होंने सत्याग्रह को आजादी की लड़ाई का मुख्य हथियार बना दिया। सही कहा। इन सालों ने न केवल गांधी जी के नेतृत्व को स्थापित किया, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरित्र को ही गढ़ दिया। अहिंसा और सत्याग्रह ये सिर्फ रणनीति नहीं रहे, ये एक नैतिक बल बन गया। और यहाँ सोचने वाली बात ये है कि चौरी चौरा के बाद आंदोलन वापस लेने का जो फैसला था, हाँ, जिसने उस समय कई लोगों को निराश किया, हाँ, क्या उसी दृढ़ता ने, उसी सिद्धांत पर टिके रहने ने लंबे समय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दुनिया भर में एक अनोखी नैतिक पहचान दिलाई? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस पर विचार करना जरूरी है कि उस स्थगन ने भविष्य के आंदोलनों की रणनीति को कैसे प्रभावित किया होगा। एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भारत में समाजवाद का उदय। जी, और ये समझना खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। हाँ, कि कैसे मतलब बाहरी घटनाओं ने और देश के अंदर के हालात ने मिलकर इस विचारधारा को, इस सोच को यहाँ बल दिया। बिल्कुल, शुरुआत शायद कारणों से करनी चाहिए। देखिए, 1917 में रूस में जो क्रांति हुई, हाँ, रूसी क्रांति, उसका असर तो मतलब पूरे दुनिया पर पड़ा, और भारत कैसे अछूता रहता। सही बात है। वो जो ज़ारशाही का खत्म होना था और फिर वो बराबरी की बातें, इसने यहाँ आजादी की लड़ाई लड़ रहे बहुत से लोगों को प्रभावित किया। तो मतलब ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं रह गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगने लगा कि भाई सिर्फ राजनीतिक आजादी से काम नहीं चलेगा, सामाजिक और आर्थिक बराबरी वो भी बहुत जरूरी है। अच्छा, और इसी सोच का नतीजा फिर हमें नई पार्टियों के बनने में दिखा। हाँ, बिल्कुल। जैसे 1920 में ताशकंद में एमएन रॉय और उनके कुछ साथियों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी। ये भारत में संगठित तौर पर मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से कम्युनिस्ट विचारधारा को लाने की शुरुआती कोशिशों में से एक थी। और सरकार, अंग्रेजी हुकूमत इसको कैसे देख रही थी? जाहिर है, शक की निगाह से। आप देखिए 1924 का कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। हाँ, हाँ। उसमें ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, ये जो शुरुआती कम्युनिस्ट नेता थे, उन पर बाकायदा मुकदमा चलाया गया। तो ये दिखाता है कि सरकार काफी सतर्क थी इन नई विचारधाराओं को लेकर। बहुत ज्यादा। उन्हें डर था कि विचार कहीं ज्यादा फैल ना जाए। और इसी समय देखिए मजदूरों की आवाज भी उठी थी। हाँ, वो AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जी, 1920 में ही बनी। और इसमें देखिए कौन कौन जुड़े थे। NM जोशी, लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल, जोसेफ वेबस्टा, बड़े नाम थे। ये दिखाता है कि समाजवादी सोच जो है वो मजदूर आंदोलनों को भी एक तरह से राह दिखा रही थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ पार्टियों या मजदूर संगठनों तक ही सीमित नहीं था। इसका असर हमें क्रांतिकारी गतिविधियों में भी दिखता है। अच्छा, जैसे
पंजाब, यूपी, बिहार वाले इलाकों में? हाँ बिल्कुल। 1924 में कानपुर में बनी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। रामप्रसाद बिस्मिल, जेसी चटर्जी, सचिन सान्याल। हाँ, ये सब लोग। इनका मकसद था हथियारबंद क्रांति, आजादी चाहिए, लड़कर लेंगे। लेकिन फिर इसमें एक बड़ा बदलाव आया है ना? हाँ, 1928 में। हाँ, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में HRA बन गई HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये सोशलिस्ट जुड़ना बहुत अहम है। बहुत अहम। ये साफ करता है कि अब लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि आजादी के बाद एक समाजवादी, मतलब बराबरी वाला समाज बनाना भी था। और इसमें नाम जुड़ते हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव। जी, और फिर HSRA से जुड़े बड़े एक्शन भी हुए, जैसे 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। जिसका मकसद उन्होंने कहा था किसी को मारना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना। बिल्कुल। अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाना। बिल्कुल। और फिर दुखद अंत, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी, 23 मार्च 1931। ये तो उत्तर भारत की बात हुई। आजादी की लड़ाई का सफर कई अहम मोड़ों से गुजरा है। जी हाँ। आज हम एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण दौर पे बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, ये वो आंदोलन था जिसने, आप कह सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम को एक नई शक्ल दी, एक नई पहचान। तो इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? मतलब वो ट्रिगर पॉइंट क्या था? देखिए, इसकी जड़ें काफी हद तक साइमन कमीशन से जुड़ती हैं। 1928 में ये कमीशन आया तो था भारत के संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट देने, पर अजीब बात ये थी कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अच्छा। मतलब सारे अंग्रेज। जी। और इसी बात पर पूरे देश में जोरदार विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ। तो क्या इसके जवाब में कुछ हुआ भारतीयों की तरफ से? बिल्कुल। इसी के जवाब में जैसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट आई, उधर जिन्ना साहब ने अपने 14 सूत्र रखे। मतलब भारतीय दल भी अपना रुख साफ कर रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए। और फिर मामला और आगे बढ़ा लाहौर अधिवेशन में, है ना, 1929 वाला। हाँ, बिल्कुल। दिसंबर 1929, लाहौर, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और यहीं पर वो ऐतिहासिक बहुत बड़ा फैसला हुआ, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज यानी अब सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं, अब लक्ष्य था पूरी आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो जब लक्ष्य इतना बड़ा तय हुआ तो फिर आगे की रणनीति क्या बनी? वहीं लाहौर में ही तय हुआ कि भाई गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। हाँ, रावी नदी के किनारे झंडा फहराने की बात भी इसी से जुड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं से कांग्रेस ने गांधी जी को अधिकार दिया कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करें। और फिर आया वो मशहूर दांडी मार्च। हाँ, 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से गांधी जी निकले अपने 78 भरोसेमंद साथियों के साथ। ये सिर्फ नमक कानून तोड़ने की यात्रा नहीं थी, ये असल में अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी। और नमक को चुनना, ये भी तो बड़ी सूझबूझ की बात थी। बिल्कुल, नमक जैसी आम जरूरत की चीज, हर घर से जुड़ा मुद्दा, ये गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक था। कितनी लंबी यात्रा थी ये? लगभग 440 मील। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक उठाकर कानून तोड़ा। और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद क्या आंदोलन थम गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि और फैल गया। अब्बास तैयब जी, फिर सरोजनी नायडू, उन्होंने नेतृत्व संभाला। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, कहीं चौकीदारी टैक्स बंद हुआ, आदिवासी समुदाय ने जंगल के कानूनों का उल्लंघन किया। मतलब आंदोलन जमीन तक पहुंच गया था। तो जाहिर है सरकार पर दबाव बहुत बढ़ गया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। और इसी दबाव का नतीजा था 1931 की शुरुआत में गांधी इरविन समझौता। अच्छा, तो इसमें क्या शर्तें थीं? मुख्य बात यह थी कि सरकार ने कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बुलाने की पेशकश की। बदले में कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित किया और सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर सहमति जताई। हालांकि सभी कैदी रिहा नहीं हुए थे, ये भी एक बात है। इससे लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी रही है। जी, खैर, समझौते के तुरंत बाद मार्च 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सरदार पटेल अध्यक्ष थे। ये अधिवेशन क्यों खास था? ये बहुत अहम था क्योंकि यहाँ 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए।
एक तो मौलिक अधिकारों पर और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर। अरे वाह, मतलब भविष्य के भारत का खाका तैयार हो रहा था। बिल्कुल। यहीं पर पूर्ण स्वराज को और विस्तार से समझाया गया और गांधी इरविन समझौते को भी मंजूरी दी गई। और फिर लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का सिलसिला चला। हाँ, 3 सम्मेलन हुए थे। पहला 1930 में, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। दूसरा 1931 में, इसमें गांधी जी कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि बनकर गए, पर बातचीत कुछ खास नतीजे पर नहीं पहुंची। खासकर वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और सत्ता हस्तांतरण के मुद्दे पर बात अटक गई। और तीसरा 1932 में हुआ। उसमें कांग्रेस ने फिर हिस्सा नहीं लिया। एक नाम जो इन सम्मेलनों के साथ हमेशा जुड़ता है वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। जी हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। डॉक्टर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। वो दलितों के अधिकारों के लिए लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। और ये आंदोलन सिर्फ गांधी जी या गुजरात तक की सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे देश में फैला था। जैसे तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। हाँ, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में वहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहते हैं, उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतकारों ने कमाल का काम किया। और सरोजिनी नायडू, उन्होंने धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर मार्च का नेतृत्व किया। और मणिपुर नागालैंड में रानी गैडिनीलू का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये एक अखिल भारतीय आंदोलन था। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को संक्षेप में देखें, साइमन कमीशन के विरोध से चिंगारी उठी, लाहौर अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज की आग जलाई, दांडी मार्च ने उसे हवा दी। बिल्कुल। फिर गांधी इरविन समझौते से एक ठहराव आया। कराची अधिवेशन ने भविष्य की दिशा दिखाई। और गोलमेज सम्मेलनों ने आगे की जटिलताओं का संकेत दिया। सही कहा। यह सिर्फ कानून तोड़ने का आंदोलन नहीं था। इसने आम भारतीय के अंदर, आप कह सकते हैं, एक राजनीतिक चेतना जगाई। मौलिक अधिकार, आर्थिक नीति, ये मुद्दे राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गए। इसने आजादी की लड़ाई को वाकई एक नई दिशा और गहराई दी। जी हाँ। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ये जो सविनय अवज्ञा का तरीका था, अहिंसक प्रतिरोध का, इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि शायद दुनिया भर के आंदोलनों पर भी पड़ा होगा। इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। ये एक बहुत अहम सवाल है कि इस अहिंसक प्रतिरोध की विरासत कितनी दूर तक गई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही अहम बल्कि निर्णायक दौर पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, 1940 से 1947 के बीच का समय। हाँ, जब द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था और भारत में आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी। सही। तो आज हम अगस्त प्रस्ताव से शुरू करके भारत छोड़ो आंदोलन, INA और फिर आजादी तक की मुख्य घटनाओं को समझेंगे। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि ये सब घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं। बिल्कुल। देखिए, बैकग्राउंड में वर्ल्ड वॉर 2 था, ब्रिटेन मुश्किल में था, उसे भारत का साथ चाहिए था। लेकिन भारतीय लीडरशिप अब पूरी आजादी से कम पर राजी नहीं थी। एग्जैक्टली। इसी खींचतान ने अगले कुछ सालों के घटनाओं को शेक दिया। तो शुरुआत करते हैं 1940 के अगस्त प्रस्ताव से। वायसराय लिनलिथगो, क्या था ये? लिनलिथगो ने कोशिश की भारतीयों को मनाने की। कहा कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देंगे, संविधान सभा बनाएंगे, जिम्मेदार सरकार देंगे। लेकिन ये तो वही पुरानी बातें थी एक तरह से। हाँ बिल्कुल। नाकाफी था ये। कांग्रेस ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अब लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता। और इससे पहले ही अक्टूबर 39 ने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया था। हाँ, क्योंकि भारत को बिना पूछे ही युद्ध में शामिल कर दिया गया था। हाँ। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। अच्छा, तो अगस्त प्रस्ताव खारिज होने के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता अपनाया गया। हाँ, ये गांधी जी का तरीका था विरोध जताने का। सिंबॉलिक था ये। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे नेहरू जी। हाँ, जवाहरलाल नेहरू। ये दिखाने के लिए कि भारत जबरदस्ती इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। ठीक है। फिर 2 साल बाद 1942 में एक और कोशिश हुई, क्रिप्स मिशन। हाँ, स्टैफर्ड क्रिप्स आए। प्रस्ताव लगभग वही था, डोमिनियन स्टेटस, संविधान सभा। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच था। प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का विकल्प भी दिया गया था। ओह, ये तो मतलब विभाजन का एक इशारा था। बिल्कुल। और इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे अपने अपने कारणों से रिजेक्ट कर दिया। तो क्रिप्स मिशन का फेल होना बहुत अहम था। बहुत ज्यादा। इससे साफ हो गया कि ब्रिटिश सरकार आसानी से मानने वाली नहीं और इसने
भारत छोड़ो आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 बॉम्बे। हाँ, ग्वालियर टैंक मैदान। गांधी जी ने नारा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार भी तैयार थी। मतलब अगले ही दिन 9 अगस्त को गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। ओह, तो आंदोलन शुरू होते ही लीडरलेस हो गया। हाँ, यही हुआ। अचानक सब लीडर्स जेल में थे। लेकिन आंदोलन तो फिर भी चला, वो कैसे? यही इसकी खास बात है। जनता ने खुद मोर्चा संभाला। अरुणा आसफ अली जैसे नेता अंडरग्राउंड रहकर गाइड करते रहे। और वो समानांतर सरकारों वाली बात? हाँ, कई जगहों पर लोगों ने अपनी सरकारें बना लीं। जैसे बंगाल में तामलुक जातीय सरकार थी, महाराष्ट्र में सतारा प्रति सरकार थी, बलिया में चित्तू पांडे। मतलब अंग्रेजों का कंट्रोल खत्म? हाँ, उन इलाकों में अंग्रेजी राज की पकड़ एकदम ढीली पड़ गई। इसने सिस्टम को हिला दिया। अच्छा, एक तरफ देश में ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ भारत के बाहर भी कुछ हो रहा था। INA, हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी। इसकी नींव कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में सिंगापुर में रखी थी, जापानी मदद से। जो भारतीय सैनिक जापानियों ने पकड़े थे? हाँ, उन्हीं युद्धबंदियों को लेकर। लेकिन असली जान इसमें आई 1943 में, जब सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाली। दिल्ली चलो का नारा। हाँ, और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी बनाई महिलाओं की। INA ने लोगों में जोश भरा। हालांकि 1945 में जापान हार गया तो INA का अभियान रुक गया, पर इसका असर बहुत गहरा था। इस दौर के कांग्रेस अधिवेशन भी काफी महत्वपूर्ण रहे होंगे, जैसे 1939 का त्रिपुरी संकट। हाँ बिल्कुल। 1938 हरिपुरा में तो सुभाष बोस अध्यक्ष बने, नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनी। लेकिन 1939 त्रिपुरी में वो दोबारा जीते थे। हाँ, गांधी जी के कैंडिडेट पट्टा भी सीतारमैया के खिलाफ जीते, लेकिन फिर वर्किंग कमेटी से मतभेद हुए और बोस ने इस्तीफा दे दिया। और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। हाँ, 1939 में ही। ये कांग्रेस के अंदर की विचारधारा और रणनीति की खींचतान को दिखाता है। इससे पहले लखनऊ 1936 में किसान सभा और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का बनना भी अहम था। संवैधानिक स्तर पर भी कुछ चल रहा था, जैसे 1932 का कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट। हाँ, ब्रिटिश PM रैमजी मैकडॉनल्ड ने दलित वर्गों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा की। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। हाँ, उन्होंने इसे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश माना और यरवड़ा जेल में अनशन शुरू कर दिया। फिर अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें क्या तय हुआ? इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए रिजर्व्ड सीटें बढ़ा दी गईं। अच्छा, और फिर आया 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण एक्ट था। इसने प्रांतों से डायरकी यानी द्वैध शासन खत्म किया, उन्हें स्वायत्तता दी। लेकिन केंद्र में डायरकी लगा दी। हाँ, केंद्र में लागू कर दी। और एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव था जो कभी बन नहीं पाया। और 11 में से 6 प्रांतों में 2 सदन वाले विधानमंडल बने। तो इसने आगे के संविधान का आधार रखा। काफी हद तक। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं कई बार। और फिर हम आजादी के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं। कैबिनेट मिशन 1946। हाँ, विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। PM एटली ने 3 सदस्य भेजे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। मकसद था सत्ता हस्तांतरण का रास्ता निकालना। हाँ, और संविधान सभा बनवाना। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहमति नहीं बन पाई। लीग पाकिस्तान पर अड़ी थी। और फिर वो डायरेक्ट एक्शन डे। हाँ, जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। इसके बाद बहुत भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, खासकर कलकत्ता में। तो विभाजन ही एकमात्र रास्ता बचा। लगभग तय हो गया था। फिर माउंटबेटन आए, उन्होंने माउंटबेटन प्लान या विभाजन योजना पेश की और उसी के आधार पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ, जिससे भारत और पाकिस्तान बने। तो ये पूरा दौर 1940 से 47 तक असफल बातचीत, जन आंदोलन, हथियारबंद कोशिशें, संवैधानिक बदलाव, सबका एक मिला-जुला रूप था। बिल्कुल, कोई एक चीज अकेली नहीं थी। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन फेल हुए तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। INA ने बाहर से दबाव बनाया, कांग्रेस के अंदर बहस चली, कानून बदले, सब मिलकर आजादी तक ले गए। तो आज की ये बातचीत हम यहीं रोकते हैं। श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर है। हाँ, क्या लगता है, स्वतंत्रता क्या सिर्फ बातचीत से मिल सकती थी, या सिर्फ आंदोलन से,
या फिर ये जो अलग अलग तरीके थे, बातचीत, आंदोलन, आईएनए जैसी कोशिशें, संवैधानिक प्रक्रिया, क्या इन सब का एक साथ चलना जरूरी था? ये सोचने वाली बात है। इस जटिल तालमेल पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो ये थी प्लासी से लेके आजादी तक की एक झलक। व्यापार करने आई कंपनी का साम्राज्य बनना, फिर उसके खिलाफ विद्रोह, समाज सुधार, संगठित राजनीतिक आंदोलन और आखिरकार गांधी जी के नेतृत्व में जन आंदोलनों से स्वतंत्रता मिलना। ये सफर बहुत लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है, और इसकी समझ आज भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे आज की नींव है। और सोचने वाली बात ये भी है कि आज़ादी मिल तो गई, लेकिन उसके साथ विभाजन का दर्द भी मिला, फिर रियासतों को भारत में मिलाना, एक नया संविधान बनाना, वो चुनौतियां भी कुछ कम नहीं थीं। सही कहा, उन पर भी कभी बात होनी चाहिए। और इसी के साथ आधुनिक भारतीय इतिहास पर हमारी ये जो लंबी चर्चा थी वो अब पूरी होती है। जी हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही दिलचस्प सफर रहा ये समझना कि आज हम जहां हैं वहां कैसे पहुंचे। हाँ, सच में। और किन घटनाओं ने मतलब आज के भारत को ये रूप दिया, बहुत जरूरी है ये जानना। बिल्कुल। शायद इतिहास की सबसे बड़ी सीख भी यही है ना, कि भाई वर्तमान को समझना है तो अतीत की परतें खोलनी ही पड़ेंगे, कोई और रास्ता नहीं है। सही बात है। उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से जो भी सुन रहे हैं उन्हें कुछ नए पर्सपेक्टिव, कुछ नए दृष्टिकोण मिले होंगे। जी। और हाँ, एक जरूरी बात, इसी के साथ हमने आधुनिक इतिहास की ये पूरी श्रृंखला, ये पूरी सीरीज भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। एक मील का पत्थर है ये, हमारे लिए भी और सुनने वालों के लिए। बिल्कुल। तो अगर किसी वजह से मान लीजिए पिछली कुछ जरूरी चर्चाएं सुनने से रह गई हों, हाँ, हो सकता है, व्यस्तता रहती है। हाँ, तो आप चैनल पे जाकर उन्हें कभी भी सुन सकते हैं, मतलब सब कुछ वहाँ मौजूद है। जी। और अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए ये बहुत मददगार हो सकता है। पूरी श्रृंखला एक साथ सुनने से एक कॉन्टिन्यूटी बनती है। एकदम सही कहा। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश, ये सारी जानकारी उपयोगी लगी हो, जी, अच्छी लगी हो, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। हाँ, कृपया इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वो दोस्त जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत काम की चीज हो सकती है। बिल्कुल, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, एसएससी गुरु टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जी हाँ, ताकि आगे भी जो ऐसी ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चाएं हम लेकर आएं, वो आप तक पहुंचती रहे, आप उनसे जुड़े रहें। और अपने उन साथियों को भी जो तैयारी में लगे हैं, उन्हें भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। हाँ, जरूर, सबकी मदद हो सके, यही कोशिश है। तो ठीक है, आपकी तैयारी के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, पूरी लगन से जुटे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगली बार एक नए दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।